हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ और बातें रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी। प्रीवियस सेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी रेजिस्टिविटी की, जो कि एक थर्ड फैक्टर था जो कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता था, और वो बातें अभी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो आज के इस सेशन में रेजिस्टिविटी के ऊपर हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ट्राई करेंगे कि जो फैक्टर 4 है जिस पे कि हमारा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर, वो भी इस सेशन में हम कवर कर लें। तो आज के इस सेशन का मैंने टारगेट फिक्स कर दिया है कि इस सेशन में हम रेजिस्टिविटी को और अच्छी तरीके से समझेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे, साथ ही साथ ट्राई करेंगे कि फैक्टर नंबर 4 भी हम कवर कर लें। तो भाई जब टारगेट हो गया है सेट तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहां पे हमें रेजिस्टिविटी को और अच्छे तरीके से समझना है। भाई कैसे समझा था हमने रेजिस्टिविटी को? रेजिस्टिविटी आया कहाँ से था? तो भाई हमें पता था कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऑफ द कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब मैंने हटाया तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ किया। कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया मैंने? इसे हम कहते हैं रो। ये रो क्या है भाई? ये रो है क्या? रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टिविटी है। जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक क्या होती है? डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है? अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी मतलब होता क्या है भाई? रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं कि ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि कहाँ से आया है? जो कि आया है उसके मटेरियल से जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना है। ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया? ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी कि भाई रेजिस्टिविटी होता क्या है? रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं कि ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए बोला है क्योंकि वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, और अलॉय भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी क्या होती है? एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, या इसको आप क्या बोल सकते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। यानी कि जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई करंट फ्लो होगा तो उस करंट के फ्लो में कितनी रुकावट आ रही है, ठीक है, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रुकावट आती कहाँ से है ऑब्जेक्ट के अंदर? ये रुकावट आती है उस मटेरियल के कारण जिससे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या है भाई, तो ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, या चाहे वो क्या हो? अलॉय हो। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मटेरियल के नेचर पे, कि भाई किस नेचर का मटेरियल यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। जो हमारा रेजिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड करता था? अभी तक हमने जो देखा है कंडक्टर के लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जो हम थर्ड फैक्टर पढ़ रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। पहले 2 फैक्टर कौन से थे? पहला फैक्टर था लेंथ, दूसरा फैक्टर क्या था? कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा फैक्टर मैं क्या बोल रही हूं? कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर का जो नेचुरल रेजिस्टेंस है, उस पे भी रेजिस्टेंस जो है डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है? चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सर्किट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? हम क्या लेंगे? एक सिल्वर का वायर लेंगे। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेंसिटी, तो हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होगी? अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिल्वर वायर लिया है, तो सिल्वर वायर की भी क्या होगी? अपना एक नेचुरल रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा? उस मटेरियल के कारण जिससे वो बना है। किससे बना है भाई? सिल्वर से बना है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था। ठीक है, अब 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर क्या है? इस सिल्वर वायर की अपनी एक रेजिस्टिविटी है। यानी कि
जब एक करंट फ्लो होगा इस सिल्वर वायर के थ्रू तो उसको कितनी रुकावट मिलने वाली है, उस वायर में जब वो फ्लो होगा उस रुकावट को हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, जो कि कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक, अब क्या किया मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें सर्किट जो होता है उसमें कभी कभी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ से मिलता है, एक रेजिस्टर से मिलता है। इसका मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आप सबका। ये देखो, इस तरह के क्या होते हैं, छोटे छोटे से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स कहते हैं। ये आपको कलरफुल इसमें बैंड्स दिख रहे होंगे। बेसिकली ये बैंड्स ऐसा नहीं कि बनाने वाले का मन था कि थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं इसको, इसलिए इसमें कलर्स डाल दिए हैं। एक्चुअली कलर्स जो हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी वैल्यू है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, जब आप 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो कलर, एक्चुअली जो कलर्स है ना, इनकी कोडिंग होती है और ये कलर कोडिंग हेल्प करती है पता करने में कि इन रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से रेजिस्टर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जिस भी सर्किट में इसको लगाओगे आप तो ये क्या करेंगे, उस सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो एक हमारा सिल्वर वायर लिया था उसमें हमने क्या किया, एक रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर को हम, जो हमारा सर्किट होता है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये होता है। ठीक है, एक जिगजैग लाइन, उबड़ खाबड़ लाइन। ऑब्वियसली क्या कर रहा है, जो हमारा रेजिस्टर है वो क्या कर रहा है, फ्लो को क्या कर रहा है, जो करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसको क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म बना रहा है ना। तो हमने क्या करा, हमने बदला लेने के लिए हमने रेजिस्टर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे बना दिया, नॉन यूनिफॉर्म बना दिया, एक जिगजैग लाइन बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एक रेजिस्टर लगाया है। सपोज ये रेजिस्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, 2 ओम का। फिर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी और हो गया मेरा सर्किट कंप्लीट। ठीक, अब क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक करंट फ्लो हो रहा है इस सिल्वर वायर के अंदर, तो उस सिल्वर वायर से गुजरने पर उसमें उसके पास कितनी रुकावट आने वाली है, तो आपका जवाब होगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये कौन सी रुकावट है, ये है नेचुरल रुकावट, जो कि सिल्वर वायर के जो मटेरियल है सिल्वर, उसके कारण उसको फेस करनी पड़ रही है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जब एक करंट इस ओवरऑल सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है, जब एक करंट बैटरी से निकल के रेजिस्टर में पहुंचेगा, रेजिस्टर से निकल के कहां जाएगा, हमारा जो वायर है सिल्वर वायर उस तक पहुंचेगा और वापस जब हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा तो इस पूरे जर्नी के अक्रॉस उसको कितना ज्यादा रुकावट मिलने वाली है, उसकी जर्नी में ओवरऑल रुकावट कितनी मिलने वाली है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वायर के कारण जो रुकावट मिल रही है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, प्लस ये जो रेजिस्टर है ये भी तो रुकावट दे रहा है ना। कितनी रुकावट दे रहा है भाई, रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 2 ओम का। तो यानी कि अगर हमारा करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सर्किट में फ्लो होते दौरान उसके फ्लो में कितनी रुकावट आने वाली है, तो आप क्या करोगे, कंडक्टर जितनी रुकावट दे रहा होगा प्लस जो हमारा रेजिस्टर हमने लगाया है वो जितनी रुकावट देगा, ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस या ओवरऑल रुकावट, जो कि एक करंट फेस करने वाला है जब वो क्या होगा, इस सर्किट से फ्लो होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वायर की बात करूं, सिल्वर वायर की, कि मेरा ये सिल्वर वायर क्या है भाई, एक कंडक्टर ही तो है ना। सिल्वर वायर क्या है, एक कंडक्टर ही तो है। अब मैं आपसे पूछे कि अगर मेरा अकेला कंडक्टर कितनी रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है करंट के फ्लो में, तो आपका जवाब होना चाहिए उसकी जितनी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, वही क्या होगी, रुकावट होगी। कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरऑल सर्किट में ओवरऑल जो जर्नी हो रही है करंट की, कि भाई वो बैटरी से निकला रेजिस्टर में गया, रेजिस्टर से निकला कहाँ गया, इस वायर में गया, वायर से वापस कहाँ आ गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो इस पूरे जर्नी के दौरान टोटल उसको रुकावट कितनी मिलेगी, तो ये वाली रेजिस्टिविटी प्लस जो रेजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा उसे आप कर देना ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ओवरऑल क्या, रुकावट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस की, क्या ये सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंडेंट है।
अभी तक तो हमने सिर्फ रेजिस्टिविटी की बातें करी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस तरह से डिपेंडेंट है रेजिस्टिविटी के ऊपर। भाई मैंने आपको क्या बोला था कि रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन और उसकी रेजिस्टिविटी और उसका टेम्परेचर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। तो किस तरह से ओवरऑल रेजिस्टेंस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको समझ में आया कि अगर हम इस ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, रुकावट कितनी मिलेगी करंट को, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला जो हमने रेजिस्टर लगाया है इसके रेजिस्टेंस पे, प्लस जो कंडक्टर अपनी तरफ से रुकावट दे रहा है, रेजिस्टिविटी दे रहा है, उस पे भी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और वो अपनी पर्सनल खुन्नस होती है ना कुछ लोगों की, ये जो हमारे कंडक्टर है सिल्वर वायर जो है ये भी क्या निकाल रहा है, एक पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है करंट के साथ। वो भी बोल रहे हैं कि अच्छा तुम हमसे पास होने वाले हो, देखते हैं कैसे पास होते हो, हम तो तुम्हारे रास्ते में क्या करने वाले हैं, रुकावट पैदा करने वाले हैं। और वो रुकावट कैसे पैदा होगी भाई, वो रुकावट पैदा होगी रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे, जिस मटेरियल का बना हुआ है ऑब्जेक्ट उस पे। अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग क्या होगी, रेजिस्टिविटी भी होने वाली। क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग मटेरियल तो अलग रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वापस आ जाओ टॉपिक पे, हमने क्या बोला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कैसे, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या हुआ था, हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास क्या, इंसुलेटर्स, और तीसरे होते हैं कौन, हमारे अलॉयज। कंडक्टर्स के केस में हम बोलते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ब्रिलियंटली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं। ठीक है, अपने से क्या होने देंगे, पास होने देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो रुकावट थोड़ी कम पैदा कर रहे हैं करंट के फ्लो में, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी कम है। कितनी होती है भाई रेजिस्टिविटी, 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर की होती है रेजिस्टिविटी। वही अगर हम बात करें कंडक्टर्स के ऑपोजिट इंसुलेटर्स की, जो कि हमने देखा था कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने देते हैं। क्यों पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि भाई वो करंट की फ्लो में इतनी रुकावट पैदा कर देते हैं, इतना रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं कि करंट उनसे फ्लो ही नहीं कर पाता है, आगे ही नहीं निकल पाता है। ठीक है, अब इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर्स। यानी कि यहाँ पे आपको एक रेंज दे दी है रेजिस्टिविटी की, कि हमारे इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, अलॉय हो, सबकी अपनी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। भले ही वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा हो चाहे ना कर पा रहा हो, एक रेजिस्टिविटी तो डेफिनेटली होने ही वाली है। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, उनकी रेजिस्टिविटी कितनी थी, 10⁻⁸ टू 10⁻⁻ ओम मीटर। लेकिन हमारे पास जो इंसुलेटर है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है ना, उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें पैदा कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट उनके अक्रॉस जा ही नहीं पाता। एग्जाम्पल क्या होते हैं इंसुलेटर के, रबर, ग्लास वगैरह। ठीक है, और इनकी रेजिस्टिविटी देखो कितनी ज्यादा होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर्स। कंडक्टर्स की तो नेगेटिव में जा रही थी, -10⁻6, और यहाँ पे क्या है 10⁻12 पॉजिटिव 10⁻17। ठीक, तो पिछले सेशन में हमने इतना सब कुछ पढ़ा था, हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करी थी, लेकिन हम बेचारे अपने अलॉयज को तो भूल ही गए। भाई यहाँ पे हमने देखा, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं कंडक्ट करवानी हो तो हम क्या यूज करते हैं, हम कंडक्टर्स यूज करते हैं, है ना। कॉपर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती है। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि क्या हो, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना फ्लो हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, इंसुलेटर्स यूज कर लेते हैं।
ठीक है, हम क्या यूज कर लेते हैं, इंसुलेटर्स यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस वायर को जाके आप टच कर लोगे तो झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कॉइलिंग कर देते हैं, उसको हम कवरिंग कर देते हैं। किसके साथ कवर कर देते हैं, रबर के साथ। इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो आपको रबर की कोटिंग मिलती है, कवरिंग मिलती है, वो क्यों मिलती है, क्योंकि भाई हमें पता है कि रबर कौन है, इंसुलेटर है, इनकी रेजिस्टिविटी देखो जरा कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट इनसे पास ही नहीं हो पाएगा। पास नहीं हो पाएगा मतलब क्या, कि अगर हमने वायर को जाकर के गलती से टच भी कर लिया तो हमें झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स का रोल भी है और इंसुलेटर्स का भी रोल है। ऐसा नहीं है कि अगर इंसुलेटर्स जो है ना बहुत उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, इंसुलेटर्स भी बहुत काम के हैं। इंसुलेटर्स के बगैर कंडक्टर्स इनकम्प्लीट है। अगर आपने वायर के अलोंग जो है ना, उसकी लेंथ के अलोंग आपने कोटिंग नहीं करी, ठीक है, कवरिंग नहीं करी रबर वगैरह की, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमने अभी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की बात करी, लेकिन हम अपने अलॉयज को तो भूल ही गए। भाई अलॉयज होते क्या हैं, अलॉयज बेसिकली मेटल ही होते हैं, लेकिन उन मेटल्स के अंदर दो से ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स और होते हैं। अलॉयज क्या है, मेटल ही है, लेकिन वो मेटल बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, दो से ज्यादा दूसरे मेटेलिक एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे कि एक हम अलॉय लेते हैं, कौन सा, नाइक्रोम। ठीक है, ये नाइक्रोम क्या है, ये एक अलॉय है। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है दो से ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स का। जैसे कि ये बना होता है किससे, निकल से, फिर बना होता है क्रोमियम से, और बना होता है मैग्नीज से। ठीक है, और किससे बना होता है, मैग्नीज से, और साथ में बना होता है किसका, ये आयरन का। कहने को तो नाइक्रोम क्या है, एक मेटल है, लेकिन ये मेटल किससे बना हुआ है, ये मेटल बना हुआ है दो से ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट से। ये मेटेलिक एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नाइक्रोम। क्या है भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, अलॉय का, और इसकी भी रेजिस्टिविटी होगी। मैंने आपको पहले ही बोला है, हर एक ऑब्जेक्ट की मैं बार बार क्यों रेजिस्टिविटी को डेंसिटी से रिलेट कर रही हूँ, कोई रीजन है। चाहे आप कितनी भी हल्की चीज लो, कितनी भी भारी चीज क्यों ना ले लो, सबकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। वैसे ही आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला कंडक्टर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करने वाला इंसुलेटर ले लो, चाहे कोई भी ले लो, अलॉय क्यों ना ले लो, सबके पास एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अलॉय की भी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। और अगर मैं बात कर रही हूँ नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी कितनी हो सकती है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो इतनी ही होती है, 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। यानी कि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से तो थोड़ी कम है, लेकिन कंडक्टर से कैसी है, जो इसकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वो कैसी है, थोड़ी ज्यादा है। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी तो बहुत ही कम थी, है ना, और अलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कंडक्टर से। लेकिन जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनसे तो बहुत ही कम है। मतलब इंसुलेटर तो बिल्कुल खुन्नस खा के बैठे हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट को जाने ही नहीं देंगे, हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो है ना उसके रास्ते में लेके आने वाले हैं। लेकिन अलॉय जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इंसुलेटर से तो कम ही होती है। यानी कि हमारे जो अलॉयज होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये भी यूज हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो हम कंडक्टर्स को यूज कर रहे थे, है ना, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो करंट है उसके रास्ते में मिनिमम रुकावटें आए, इसलिए हम कंडक्टर्स को यूज कर रहे थे। और मिनिमम रुकावट कौन दे सकता है करंट को, कंडक्टर्स, इसलिए कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वायरिंग्स वगैरह जो होती है हमारे घर में उसमें यूज कर रहे थे। आप कह रहे हो कि अलॉय जिनकी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है, यानी कि जब इनसे करंट फ्लो होगा अलॉय से तो ये रुकावट ज्यादा देने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो भी आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज कर रही हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैंने बोला है, मैंने ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बोला है। देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पे हम अलॉयज का यूज कर सकते हैं। वो कौन सी होती हैं वही डिवाइसेस, तो वो होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स। ठीक है, मैंने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हीटर का नाम लिया है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स का काम क्या होता है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ना, उसको वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी वाली, इलेक्ट्रॉनिक हीटर। इलेक्ट्रॉनिक हीटर करते क्या है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ना, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं उठा के किसमें, हीट में। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, कौन से होते हैं भाई, ये। ठीक है, ये आपके सामने एक टोस्टर दिख रहा है, एक आपके सामने क्या दिख रही है, आयरन दिख रही है, और एक आपके सामने बल्ब दिख रहा है। भाई अगर आपको टोस्टर से क्या करना है, अपने ब्रेड को टोस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप टोस्ट को बिजली का झटका देने वाले हो या उसको हीट देने वाले हो। अगर आपको अपने टोस्टर में टोस्ट को क्या करना है, अपने ब्रेड को टोस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको झटका दोगे या उसको हीट दोगे। ऑब्वियस है, आप क्या करोगे, हीट ही दोगे। अब अगर आपको अपने कपड़ों पे प्रेस करना है, तो आप क्या करोगे, उनको झटका दोगे, शॉक दोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, या क्या दोगे भाई, हीट दोगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे जो घर में बल्ब लगा होता है, उसके दो जो फिलामेंट्स निकले होते हैं, ये फिलामेंट्स भी क्या होते हैं, ये ग्लो करते हैं। ग्लो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो फिलामेंट्स है ना, ये गर्म हो जाते हैं। गर्म कैसे होंगे, मैंने पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि उनके अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट जो है, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हीट में। करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी हीट को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अगर आपको अपने ब्रेड को टोस्ट करना है, तो आप उसको करंट नहीं दोगे, आप उसको हीट दोगे। यानी कि अगर आपको अपने ब्रेड को क्या करना है, हीट देना है, तो आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर दे, और उसी हीट को आप यूटिलाइज कर लो। अगर आपको अपने कपड़ों को प्रेस करना है, तो आप क्या करोगे, आप उससे झटका नहीं दोगे कपड़ों को, आप उसको हीट दोगे। हीट कैसे दोगे, आप एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करोगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर दे, और उस हीट को आप यूटिलाइज कर लो। बल्ब के केस में क्या होता है, बल्ब के जो दो फिलामेंट्स होते हैं वो ग्लो करते हैं, वो जलते हैं, तभी बल्ब से रोशनी निकलती है। कैसे जल पाते हैं भाई, क्योंकि जो उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो जाता है हीट में, और इसी हीट के कारण जो दो फिलामेंट्स होते हैं ना, वो क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं। जैसे ही वो गर्म हुए, फटाक से क्या हुआ, वो ग्लो करने लगे और बल्ब ने रोशनी फैला दी। ठीक है, आई आपको बात समझ में। तो अलॉयज को भी हम उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होने के बावजूद उन्हें हम यूज कर सकते हैं, कहाँ, उन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करा जाता है, कहाँ पे, हीट में। एक चीज़ और होती है अलॉयज के बारे में, एक पॉजिटिव पॉइंट और होता है कि अलॉयज का जो टेम्परेचर होता, सॉरी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एट हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो मेल्ट नहीं हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है। दैट इज वाई दे आर यूज इन मेकिंग heating elements if devices such as electronic iron heaters etc. ठीक है, टंगस्टन इज ऑलमोस्ट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें भी क्या यूज होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, अलॉयज के बने होते हैं। टंगस्टन सबसे ज्यादा यूज होने वाला अलॉय है इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्यों, क्योंकि उस केस में हमको हमारे फिलामेंट्स को ग्लो कब करेंगे, वो जब वो गर्म होंगे। गर्म मतलब कब होंगे, जब उनको हीट मिलेगी। हीट कैसे मिलेगी, जब इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। ठीक, और इसे कौन कन्वर्ट कर सकता है, हमारे अलॉयज कर सकते हैं कन्वर्ट। तो कोई बात नहीं, अगर इनकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनको हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि इन कंडक्टर्स के थ्रू भी क्या हो, इन अलॉयज के थ्रू भी क्या हो, करंट पास हो जाए। हमारा टारगेट यहाँ पे अलग है। हमारा टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो एक चीज क्या हो सकती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है अलॉयज का, कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा भी दिया तो भी ये मेल्ट नहीं होने वाले। दूसरी चीज क्या होगी कि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली उन डिवाइसेस में इनकी क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर्स के कंपेरिजन में तो ज्यादा ही होती है, जिसके कारण इनको हम जो है यूज कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइसेस में। ठीक, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखो, टंगस्टन को यूज किया जाता है फिलामेंट्स बनाने में, वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो कि क्या है, कंडक्टर्स हैं, प्लेन मेटल्स हैं, उनको यूज करा जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में।
जहाँ पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो होता जाए, उसके रास्ते में मिनिमम रुकावट हो। तो मिनिमम रुकावट के लिए वो चीज़ें लेंगे हम, वो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, वो सब्सटेंसेस लेंगे जो करंट के फ्लो में मिनिमम रुकावट पैदा करें, यानी कि कंडक्टर्स। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ हमारे लास्ट फोर्थ फैक्टर पे, जिसपे कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। वो क्या है? टेम्परेचर है। भाई इस टेम्परेचर के भी बहुत बढ़िया फायदे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, उसके भी एटम्स होंगे, फॉरेन एटम्स भी होंगे। और इसके बाद में क्या होते हैं? ये जो ब्लू कलर की जो मैं बना रही हूँ वो क्या है? ये फॉरेन एटम्स हैं। रेड कलर की क्या है? हमारे जो जो कंडक्टर है उसी के एटम्स हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैं क्या करती हूँ? ग्रीन कलर से यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। अब क्या हुआ? अगर आपने कंडक्टर का क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब क्या? हीट निकलेगी। ये जो हीट होगी इसे कौन अब्जॉर्ब कर लेगा? इसे अब्जॉर्ब कर लेंगे ये जो एटम्स प्रेजेंट है ना, चाहे वो फॉरेन एटम्स हो, चाहे वो एटम के ही कंडक्टर के ही एटम्स क्यों ना हो। उस बढ़ती हुई हीट को क्या कर लेंगे? ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे क्या? नहीं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बोला था कि कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, एटम्स फ्लो नहीं करते हैं। एटम्स कैसे खड़े रहते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, वो मूव नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं। आपने क्या किया? जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, इस टेम्परेचर को से क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई। इस हीट को किसने अब्सॉर्ब कर लिया? कंडक्टर के एटम्स ने और फॉरेन एटम्स में। और जैसे ही हीट अब्सॉर्ब करी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसके कारण क्या होगा? पहले भी वो वाइब्रेट कर रहे थे, अब और तेजी से वाइब्रेट करेंगे। अब क्या होगा? जैसे ही बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन्स पास होने की कोशिश करेगा, ठीक है, पहले तो क्या होता कि थोड़ा सा एटम्स कैसे थे? शांत थे, है ना। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू किया, अब जो है ना, अब तो भैया और ज्यादा कोलिजन होने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ कोलिजन्स मतलब क्या हो गए? ज्यादा हो गए। कोलिजन ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया? भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे? आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, आप एक बहुत ही ट्रैफिक वाली रोड पे गए हो, ठीक है, और उस ट्रैफिक वाली रोड में क्या है ना कि अभी गाड़ियां बहुत ही कम स्पीड के साथ चल रही हैं, बहुत कम स्पीड के साथ चल रही हैं। तो आप क्या करोगे? किसी तरह से बचते बचाते, थोड़ा बहुत टकराते हुए आप निकल जाओगे। लेकिन क्या होगा? अगर गाड़ियां स्पीड पकड़ ली तो, मतलब आपकी गाड़ी तो चली रही थी स्पीड में, बाकी जो गाड़ियां थी, बाकी जो ट्रैफिक था वो भी अब तेजी से चलने लगा, तो क्या होगा? कोलिजन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। यहां पे भी तो वही हो रहा है। जब तक टेम्परेचर कम था कंडक्टर का, जो एटम्स थे, फॉरेन एटम्स थे, कंडक्टर के एटम्स थे, वो शांत थे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हीट प्रोड्यूस हो गई, इस हीट को अब्सॉर्ब कर लिया इन एटम्स ने। एटम्स क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे बहुत जल्दी 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 जल्दी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही पास करने की कोशिश करेंगे, टक 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 बहुत सारी क्या होने वाली है? कोलिजन्स होने वाले हैं। कोलिजन्स इंक्रीज हो गया मतलब क्या? रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ा रेजिस्टेंस? क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। आई होप चौथा फैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में चारों फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसको? कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, चाहे वो कंडक्टर का लेंथ हो, चाहे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, चाहे कंडक्टर की अपनी पर्सनल खुन्नस हो, यानी कि एक अपनी पर्सनल नेचुरल रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टिविटी हो, या चाहे वो कंडक्टर का टेम्परेचर क्यों ना हो, ये किस तरह से सब लोग अफेक्ट करते हैं कंडक्टर के एक रेजिस्टेंस को, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों फैक्टर्स को तो हमने अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया, लेकिन हाँ रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स अभी रह गए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें रेजिस्टिविटी के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे उस चीज़ में, ठीक है, वो गड़बड़ ना हो मेन एग्जाम के टाइम पे, फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे। इसलिए क्या करो, नेक्स्ट वाला सेशन देख लेना जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपको क्या करना है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।